नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार समेत कई राज्यों में 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। फंडरेज की ताकत बढ़ी, अब मंत्रियों के फैसले बदल या रद्द कर सकेंगे सीएम। तमिलनाडु सरकार का यू टर्न, छात्रों को प्रदर्शन से रोकने वाला आदेश हुआ वापस। भावनगर में नकली शराब का कहर, 3 दोस्तों की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती। बॉल टेस्ट में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, श्रीलंका को 165 रन से हराया। मोदी कैबिनेट ने बिहार समेत कई राज्यों के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा के बीच 4 लेन हाईवे बनेगा, जिस पर करीब 3,591 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही 4 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी गई है। इनमें पश्चिम बंगाल ओडिशा के खड़गपुर, भद्रक और भद्रक हरिदासपुर रेल सेक्शन के साथ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा के गुमंडी गुडूर रेल रूट का भी विस्तार शामिल है। कुल मिलाकर इन 5 परियोजनाओं पर करीब 13,041 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सरकार का दावा है कि इनसे यात्री और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी, ट्रैफिक भी कम होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शक्तियां अब और बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र शासन कार्य पद्धति नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री जरूरत पड़ने पर किसी मंत्री के फैसले की समीक्षा कर सकेंगे या उसे बदल या रद्द कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि कोई फैसला व्यापक जनहित में उचित नहीं है तो वे उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि फैसले में बदलाव या उसे रद्द करने का कारण लिखित रूप में दर्ज भी कराना होगा। मुख्यमंत्री को किसी भी विभाग की फाइल, दस्तावेज और रिकॉर्ड सीधे मांगने का भी अधिकार दिया गया है। वहीं वित्तीय मामलों में वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी, खासकर उन फैसलों में जिनसे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इन बदलावों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री की पकड़ मजबूत होगी। हालांकि महायुति सरकार में सहयोगी दलों के मंत्रियों की विभागीय स्वायत्तता को लेकर राजनीतिक खींचतान की संभावना भी बढ़ सकती है। मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अशोमा के फार्म टू फॉरेन कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह पहल टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ किसानों को वैल्यू एडिशन का सीधा फायदा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। कॉन्क्लेव में देश भर से नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और कारोबारी भी शामिल हुए। शिंदे ने कहा कि ऐसे मंचों पर होने वाली चर्चा से टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा और किसानों को बेहतर बाजार मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमरावती में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिली है और टेक्सटाइल, हाउसिंग और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। शिंदे ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं शिवसेना और चुनाव चिन्ह से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए टिप्पणी करने से भी इनकार किया। आज यहाँ पर फार्म टू फॉरेन का कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। एक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ही अहम मानने वाला ये कॉन्क्लेव है। किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और ये वैल्यू एडिशन चेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए ये कॉन्क्लेव जैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। यहाँ पर देश भर से सभी लोग आए थे। यहाँ पर पॉलिसी मेकर है, इंडस्ट्री है, साइंटिस्ट है, ट्रेडर है, सभी लोग हैं और इसलिए वो एक दूसरे का विचार, एक दूसरे के अनुभव यहाँ पर शेयर करेंगे और इसका सीधा फायदा
टेक्सटाइल सेक्टर को होगा। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और किसानों को उसका फायदा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें अमरावती में मेगा टेक्सटाइल पार्क की अनुमति दी है। उसके लिए जो भी सहयोग है वो दिया है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत, आज हमारा आत्मनिर्भर भारत रोटी कपड़ा मकान में है और शस्त्र में भी है और वस्त्र में भी है। शस्त्र में मिसाइल ब्रह्मोस जैसा आज हम उसको बना रहे हैं और वस्त्र का आज यहाँ आप देखा है। तो हर किसी सेक्टर में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। हर सेक्टर में नंबर 1 बनेगा। आर्थिक महासत्ता की ओर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये हमारे लिए बड़ी बात है और ऐसे कॉन्क्लेव के माध्यम से ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसे काफी मजबूती मिलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से 17 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फैसले की वजह आर्थिक और निजी परिस्थितियां बताई। आज पूनावाला ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर प्रवक्ताओं को सैलरी नहीं देती और उनके लिए रोजमर्रा के खर्चे संभालना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी उनके लिए नौकरी नहीं बल्कि विचारधारा से जुड़ने का माध्यम रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अब भी कायम है। उन्होंने यह भी बताया कि इस्तीफा अचानक लिया गया फैसला नहीं है और वह लंबे समय से अपनी आर्थिक चुनौतियों पर विचार कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व ने उनसे संपर्क कर मदद की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वहीं इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही दूसरी वजहों और कथित स्टिंग वीडियो की चर्चाओं को उन्होंने खारिज किया। कांग्रेस में वापसी की संभावना पर भी उन्होंने अपनी शर्त बताते हुए कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को हटाने और नेहरू के कामों के लिए माफी मांगने पर ही वह कांग्रेस में शामिल होंगे। तमिलनाडु में छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रखने के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने बड़ा यू-टर्न लिया है। सरकार ने छात्रों और युवाओं को विपक्षी और लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला अपना पिछला आदेश वापस ले लिया है। दरअसल 17 अगस्त को कॉलेज शिक्षा विभाग ने सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया था कि छात्रों को ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोका जाए। स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट देने को भी कहा गया था। आदेश सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक बताते हुए सरकार को घेरा। बीजेपी ने जहां आदेश का समर्थन किया, वहीं संबंधित राजनीतिक संगठनों ने इसे गैर संवैधानिक बताते हुए वापस लेने की भी मांग की। इसके बाद कॉलेज शिक्षा विभाग ने अपना पिछला निर्देश वापस ले लिया। यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया जब तमिलनाडु में नीट और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के प्रदर्शन जारी है। अब सरकार के यू-टर्न के बाद इस फैसले को लेकर सियासी बहस और भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मैहर में तालाब में रिसाव को लेकर विधायक और इंजीनियर के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुकुंदपुर क्षेत्र के गोविंदगढ़ तालाब में रिसाव की जानकारी मिलने पर विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह मौके का जायजा लेने पहुंचे थे और विधायक ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर से पूछा कि रिसाव को रोकने के लिए विभागीय की क्या योजना है। जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विधायक नाराज हो गए और कहा कि मैं भी इंजीनियर हूं, विदेश से पीएचडी की है। विधायक ने कहा कि इलाके में बड़ी संख्या में लोग और किसान इस समय समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए विभाग को अपनी योजना स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वे बतौर इंजीनियर पर अपनी सलाह देने को भी तैयार हैं। पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और विधायक इंजीनियर की बहस चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों बताएं आप? अरे मैं इंजीनियर हूँ, तो पढ़ाई की कि नहीं, और विदेश में भी पढ़ा फिर पीएचडी हूँ मैं, और छोड़ दीजिए वो तो किताबों का। आप हमसे कह रहे हो कि जनता का प्रतिनिधि 2.5 लाख मतदाता हैं, लोकतंत्र में क्या है बताइए भाई। जनता सब सिंपल, आप आदमी जो खड़ा है, संविधान किसने बनाया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब भारत के लोगों ने मिलकर बनाया, आम लोगों ने संविधान का काम बाबा साहब ने किया। तो वो घोष वही सरकारें काम करती हैं, अंतिम पंक्ति पे खड़े थे गाँव।
हम लोग 2.5 लाख लोग एक जगह बैठकर मतदाता निर्णय नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसीलिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। कौन होता प्रतिनिधि? इनकी आवाज़, 2.5 लाख लोगों की आवाज़, इसीलिए व्यवस्था विधायिका बनी। आप तो कार्यपालिका, आप तो नियंत्रण में हो विधायिका, आपकी तनख्वाहें नियंत्रित करती है विधायिका, बजट कटती, आपका बजट कटौती हो जाए विधानसभा से तो आधे लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो आप कह रहे हो कि हम कैसे बताएं? आपको शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपको मदद ही मैं करूं, जो भावनाएं हैं उनको मैं शांत करूं। जो बहुत से लोग कम जानते हैं, कुछ ज़्यादा जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं। आप तो हमको मदद के लिए ना इस्तेमाल करके हमको आप चुनौती दे रहे हैं, आप हम क्यों बताएं? अब यदि आप मुझे नहीं, मैंने बोलिए आप बिल्कुल बोलिए। बीआरएस नगर के एक पिज्जा आउटलेट में मंगलवार रात 2 शूटर्स घुस गए और महज 3 सेकंड में 3 गोलियां चला दी। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक सवार साथी के साथ मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 युवक आउटलेट के अंदर पहुंचे और एक ने लगातार 3 फायर किए। वहीं दूसरा युवक भी पिस्टल चलाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उससे गोली नहीं चली। पुलिस को मौके से गोलियों के 3 खाली खोल भी मिले हैं। इसी बीच इंस्टाग्राम पर गोपी लोहरिया ग्रुप के नाम से बने एक अकाउंट ने फायरिंग की जिम्मेदारी भी ली है। पोस्ट में धमकी भी दी गई। हालांकि पुलिस इस सोशल मीडिया अकाउंट की सत्यता की जांच कर रही है और साइबर सेल उसके स्रोत और लोकेशन का पता लगाने में जुटी हुई है। मामले में सरभा नगर थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सबूतों के आधार पर शूटरों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश भी कर रही है। झारखंड में छात्रों का करीब 2 महीने से जारी आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। रांची के जेपीएससी स्टेडियम में 25 जुलाई से चल रहे प्रदर्शन को छात्रों ने 60 दिनों के लिए रोक दिया है, लेकिन सरकार को साफ अल्टीमेटम भी दिया है। छात्रों की मुख्य मांग परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच है। उनका कहना है कि अगर 60 दिनों के भीतर सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल झारखंड सरकार ने सीआईडी जांच के आधार पर 22 परीक्षाएं रद्द करने और 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने का फैसला लिया है। वहीं 17 परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच की जाएगी। इस बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के फैसले का चयनित अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरी परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की थी। अब छात्रों के 60 दिन के अल्टीमेटम पर सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। गुजरात के भावनगर में नकली शराब ने 3 दोस्तों की जान ले ली। घोघा तालुका के खरकड़ी गांव में 16 अगस्त की रात 7 दोस्तों ने कथित तौर पर शराब पार्टी की थी। इसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों की पहचान उपेंद्र सिंह गोहिल, विश्वराज सिंह गोहिल और घनश्याम सिंह जडेजा के रूप में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मृतकों की पहचान को लेकर अलग अलग जानकारी भी दी है। मौत की सही वजह जानने के लिए शवों को फॉरेंसिक पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और शराब के सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच स्टे मॉनिटरिंग सेल यानी एसएमसी को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में नकली रॉयल स्टैग शराब की सप्लाई करने वाले 4 कथित बुटलेगरों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है और पुलिस के मुताबिक नकली शराब की खेप भावनगर के कुछ इलाकों में भी सप्लाई की गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध शराब का सेवन ना करें और तबीयत बिगड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। आज सुबह माननीय कलेक्टर सर के साथ हमने भावनगर के सिविल हॉस्पिटल और जहां जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट है उनकी विजिट ली है और पेशेंट की कंडीशन का मुआयजा किया है और डॉक्टर की टीम को पेशेंट का पूरी केयर करने का और उनको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई मेडिसिन की अछत से उनको कोई दिक्कत ना हो, ऐसी स्ट्रिक्ट वार्निंग कलेक्टर सर ने सभी हॉस्पिटल्स और सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ को दी है। कितने लोगों की मौत की अभी 2 लोगों की पुष्टि हुई है, एक उपेंद्र सिंह करके है और कार्तिक मकवाना, 2 लोग की मृत्यु हुई है। और इंदौर का जो है आदमी उसका भी मौत हुआ है। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करके
पुलिस तपास का विषय है। पुलिस तपास होने के बाद उनका कोई ठोस बेस पे हम आ सकेंगे कि उनका इससे मौत हुआ है या कोई और रीजन है। लोगों को क्या अपील? लोगों को एक अपील है कि जिन्होंने ये डुप्लीकेट रॉयल स्टेक का कंटेमिनेशन किया है, वो लोग जल्दी अपने नज़दीक के जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ पे जाके मेडिकल ऑफिसर को मिलके अपना जो हेल्थ चेकअप है वो करवाए, क्योंकि इनके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो 48 आवर्स के बाद भी आ सकते हैं। तो आप वहाँ सबसे पहले जाके आप अपना बॉडी चेकअप करवा लीजिए। आपको कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक नज़दीक के जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ पे जाके अपनी सारवार करवा लीजिए। नवसारी के कृष्णपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समंदर में फंसी जयमाला नाम की नाव को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। नाव में सवार सभी 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नाव का इंजन बीच समंदर में बंद हो गया था और जानकारी के मुताबिक कृष्णपुर के दीपक टंडेल की नाव जयमाला आज 9 लोगों के साथ वलसाड जा रही थी। तभी घोलाई बंदर से 2.5 नॉटिकल मील दूर नाव का इंजन खराब हो गया, जिसके बाद नाव से रेस्क्यू कॉल किया गया। रेस्क्यू के बाद 3 लोगों को वलसाड के दांडी और 6 लोगों को वलसाड के भागल में सुरक्षित उतारा गया है। प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। कमांडेंट जे.जी. बलविंदर फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन। आज भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान दमन को भारतीय मछली पकड़ने वाली बोट के संकट संदेश प्राप्त हुए। उस बोट में पिछले लगभग काफी घंटों से पानी में डूबे जाने की आशंका थी और उसमें डूबने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। संकट संदेश प्राप्त होते ही भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान दमन द्वारा कार्रवाई करते हुए चेतक हेलीकॉप्टर को तत्काल रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर संकटग्रस्त नौका के निर्धारित स्थान पर पहुंचा और प्रभावी बचाई कार्रवाई के माध्यम से सभी 9 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया। बचाव के पश्चात सभी मछुआरों को भारतीय तटरक्षक वायु अवस्थान दमन लाया गया, जहां मछुआरों को प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। इसके उपरांत तीनों घायल मछुआरे को आवश्यक मेडिकल असिस्टेंस उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। भारतीय तटरक्षक की तत्काल कार्रवाई से एक संभावित बड़ी समुद्री दुर्घटना को टाला गया। यह कार्रवाई समुद्र में जीवन की सुरक्षा तथा मछुआरों की सहायता के प्रति भारतीय तटरक्षक की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जय हिंद, थैंक यू। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हराकर टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के हीरो रहे बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार, जिन्होंने मैच में कुल 10 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। मानव सुथार के शानदार प्रदर्शन से कप्तान शुभमन गिल भी काफी प्रभावित हुए। गिल ने उनकी तारीफ करते हुए बड़ी भविष्यवाणी भी की। सुथार लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेल सकते हैं। उन्होंने सुथार को बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताया। वहीं गिल ने देवदत्त को भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पेडिक्कल ने सिर्फ शतक नहीं बनाया बल्कि अपनी पारी को बड़े स्कोर में बदला और दूसरी पारी में भी स्पिनर्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। बारिश की वजह से मैच पर मंडरा रहे खतरे को लेकर गिल ने माना कि टीम पर थोड़ा दबाव था कि मुकाबला पूरा हो पाएगा या नहीं, लेकिन टीम इंडिया ने हालात को बेहतर तरीके से संभाला। गिल ने कहा कि WTC के लिहाज से यह जीत बेहद अहम है और टीम का लक्ष्य फाइनल में पहुंचना है। अक्षय खन्ना अब एक बिल्कुल नए और खौफनाक अवतार में नजर आने वाले हैं। तेलुगु पौराणिक फिल्म महाकाली में वह असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म से उनका लंबी दाढ़ी, घनी जटाओं और भस्म तिलक वाला लुक सामने आया है। अक्षय का यह रूप इतना अलग है कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। फिल्म के मेकर्स ने ऐलान किया है कि महाकाली की पहली आधिकारिक झलक 24 अगस्त को जारी की जाएगी। फिल्म का निर्देशन पूजा कुल्लुरु कर रही है और यह निर्देशक प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। फिल्म में भूमि शेट्टी और रोहित शराफ भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। अक्षय खन्ना का यह पौराणिक अवतार सामने आने के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है।
तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।